कैसे हैं आप लोग? मैं 2019 के शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के सभी प्रश्नों को आज कंप्लीट कर रही हूँ। 2019 वाला जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था उसका मैंने 21 क्वेश्चंस कर लिया था। आज 9 क्वेश्चन बाकी थे जिसको आज लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत यूजफुल सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं और ये क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं जुलाई वाला लेके आऊंगी 2019 का। पहले शिक्षा शास्त्र और बाल विकास के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पेपर 1 को भी डिस्कस करेंगे। अभी पेपर 2 के क्वेश्चंस को लेके चल रही हूँ। मुझे इसमें बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, थैंक यू फॉर दैट। आपके लिए यूजफुल है, ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है और इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करती रहूंगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है इसलिए आप लोग दोनों तरह के बच्चों को आराम होगा। When children think to interpret the received information according to their experience, it is called। जब बच्चे क्या करते हैं, अनुभव के अनुसार जो जानकारी उनको प्राप्त होती है अपने अनुभव के हिसाब से उसके बारे में जब सोचते हैं तो इस तरह की सोच को क्या कहते हैं? तो ये कहना, इसको कहते हैं, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जिसका अर्थ होता है चिंतनशील सोच, क्रिएटिव थिंकिंग रचनात्मक सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सामान्य सोच, कॉन्क्रीट थिंकिंग ठोस सोच। ठीक है, तो सोचना क्या है? थिंकिंग एक प्रोसेस है। थिंकिंग एक क्या है? प्रोसेस है जो कि कॉग्निटिव एक्टिविटी है। कोई भी व्यक्ति नहीं सोच सकता है, जिससे व्यक्ति सोच सकता है, मनुष्य नहीं सोच सकता है, जानवर नहीं सोच सकता है। तो इट इज ए कॉग्निटिव प्रोसेस। ये कॉग्निटिव एक्टिविटी है क्योंकि मैन इज ए रैशनल एनिमल, ही कैन थिंक। इट रेफर्स टू अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच वन मेक्स यूज ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स। जो भी बाहरी इवेंट्स है उसका इंटरनल आपके अंदर क्या सोच चल रहा है, किस तरह का वो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, सच एज सिंबल, साइंस ऑफ द इवेंट्स और सॉल्यूशंस ऑफ सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। सो कॉन्क्रीट थिंकिंग, आंसर इज कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग रेफर्स टू द व्हाट इज, सो वी विल डिस्कस ऑल द थिंकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक द आंसर, दैट इज कॉन्क्रीट थिंकिंग। So let me connect it. It is connected. Then why not working? Yes, concrete thinking. So concrete thinking refers to the thinking process by which children think to interpret the received, जो भी इंफॉर्मेशन दिया बच्चों को और उसको वो इंटरप्रेट करें, व्याख्या करें। They interpret the information according to their experience. So it is a kind of lateral thinking. Lateral thinking means जो उनको इंफॉर्मेशन है उसको सोचा, इट हैज नो डेप्थ, इट रिलाइज सोनली ऑन फिजिकल वर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन विच कॉन्क्रीट थिंकर्स कांट थिंक व्हाट इज बियॉन्ड देयर साइट। तो कॉन्क्रीट थिंकर्स जो होते हैं, जो सामने दिखता है, जो ठोस चीजें दिखती है उसी को सोचते हैं, उसके बाद उसके बियॉन्ड दे कांट थिंक। बियॉन्ड मतलब जो भी ऑब्जेक्ट दिखता है उसकी बात नहीं, उसके आगे नहीं सोच सकते। बट क्रिएटिव थिंकर्स जो होते हैं ना, एबिलिटी टू कम विथ नॉवल सिचुएशंस, वो नई नई चीजों को लेकर आते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर, दे गिव मेनी सॉल्यूशंस टू ए प्रॉब्लम। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग refers to the ability to understand the things even when they are not present. So it is abstract, thinking about those things which are not present, like poets imagination, painter's imagination to paint which is not visible and he paints that. Reflective thinking, what is reflective thinking? It refers to the ability to make meaning of an experience or activity. So make meaning of an activity or experience. So it is, all these thinkings are described. Our answer is concrete thinking, which is thinking of abstract things, which the concrete things which are visible, or children interpret only those things which are visible to them. They can't, in concrete thinking, they can't think beyond that.
तो जब बच्चे अपने अनुभव के अनुसार प्राप्त जानकारी की व्याख्या करने के बारे में सोचते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे ठोस सोच कहा जाता है कि जो ठोस चीज उनको दिखती है यह एक व्यवहार का पैटर्न को बताता है कि किसी भी चीज के लिए बाहरी घटना या प्रतीक का प्रयोग करता है। ठोस सोच उस प्रक्रिया को बताती है जिसके द्वारा बच्चे अपने अनुभव के अनुसार जो सूचना उनको प्राप्त होती है उसको वो अपने जानकारी की व्याख्या करने के लिए सोचते हैं। यह एक ऐसा सोच है, ठोस सोच, जिसकी कोई गहराई नहीं होती है। पूरी तरह से जो चीज विजिबल है, जो भौतिक दुनिया है, उस पर आधारित है। जो दिख रही है उसी के बारे में सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच सकते कि उनकी दृष्टि से परे क्या है। जो चीज दिख रही है उसके बारे में सोच रहे हैं, और जो चीज नहीं दिख रही है उनके नजर से जो चीज, वो उसके बारे में नहीं सोचते। इसे हम ठोस सोच कहते हैं। रचनात्मक सोच क्या होता है? रचनात्मक सोच किसी समस्या में क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो रचनात्मक सोच कहलाता है हिंदी में। वो नए समाधान के साथ आने की क्षमता को बताता है। किसी भी चीज के अनेक सॉल्यूशन, अनेक समाधान देना। सामान्य सोच क्या है? ये चीजों को समझने के लिए सामान्य एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो चीज नहीं है और उनके बारे में सोचता है जब लोग, उससे हम सामान्य सोच कहते हैं। जैसे इमेजिनेशन जो करता है, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चीजों के बारे में सोचना, जो विजिबल नहीं है, मूर्त नहीं है। और चिंतनशील सोच क्या होता है? यह गतिविधि या कोई भी अनुभव को अर्थ बनाने की क्षमता को बताता है। सो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, और इसका एक्सप्लेनेशन आंसर है ठोस सोच और कॉन्क्रीट थिंकिंग। दूसरा क्वेश्चन है टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टी based on the ability of individual learner is known as differentiated instruction, selective instruction, precision teaching or errorless instruction. So first of all, let me take the correct answer. It is called errorless instruction. Now I will explain what are they. So I will explain one by one. So first let me take the correct answer, that is errorless instruction. Differentiated instruction. What is differentiated instruction? It refers to the way of teaching learners at varying level of difficulty based on the ability of individual learner. So differentiated instruction is given to different learners according to their ability. So it is based on individual difference. Okay, so with students with different ability are taught differently with the teachers, so that they can understand. It is an activity driven approach to education in which answer is not this. I am sorry here. So answer is teaching learners at varying levels of difficulty is called differentiated instruction. It is based on the level of students and they are taught according to their ability. Okay, so answer is first one. So it is an activity driven approach in education in which learner adjusts teaching content and प्रोसेस अकॉर्डिंग टू। टीचर क्या करता है? टीचर लर्नर की एबिलिटी के अनुसार बढ़ता है। वर्क्स एज ए कोऑर्डिनेटर। स्टूडेंट के एनवायरमेंट ऑफ लर्निंग को टीचर इंक्रीज करता है। फोकसेस ऑन टीचिंग द सेम कॉन्सेप्ट टू ऑल यूजिंग वैरायटी ऑफ स्ट्रेटेजीज। सो ऑल स्टूडेंट्स आर टॉट सेम कॉन्सेप्ट विथ different strategies. So target students learning. So it targets the specified student so that he can learn. Who is facing difficulty in learning, it is targeted to those students. तो ऐसे स्टूडेंट को जो कि हेल्प चाहते हैं, ज्यादा हेल्प चाहते हैं, इसलिए ये कहा जा सकता है कि टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज डिफरेंशिएटेड लर्नर. सिलेक्टिव इंस्ट्रक्शन क्या हुआ फिर? इट इज अ कंसर्न with selecting appropriate content among the other contents of learning. तो बहुत सारा content है, उसमें से selective instruction में क्या है कि selecting जो content appropriate है उनको
सेलेक्ट करके पढ़ाना। प्रेसिजन टीचिंग का मतलब हुआ कि फोकस ऑन फ्लुएंसी टू मैक्सिमाइज द लर्निंग आउटकम। प्रेसिजन मतलब precisely focusing on maximizing the learning outcomes, and errorless instruction is concerned with promoting child to make response correctly or flawlessly। सही सही जवाब दे बार बार, इसके लिए उसको पढ़ाना। तो इस इंग्लिश में तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया और इसका आंसर है त्रुटि रहित डिफरेंशिएटेड निर्देश, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं विभेदित निर्देश। तो हिंदी में इसका आंसर होगा विभेदित निर्देश। क्या है? व्यक्तिगत शिक्षार्थी की क्षमता के आधार पर। यहाँ पर आ गया व्यक्तिगत विभिन्नता को हम डील कर रहे हैं, जहां पर कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग है और कठिनाई उसको अलग अलग स्तर का महसूस होता है। तो जब शिक्षार्थियों को उनके लेवल ऑफ विभिन्न स्तर के कठिनाइयों को समझते हुए जब पढ़ाया जाता है तो उसे हम विभेदित निर्देश कहते हैं, जिसमें हर बच्चे के लिए अलग होता है। जीनियस बच्चों को अलग तरीके से, एवरेज को अलग से, बिलो एवरेज को अलग से निर्देश दिया जाता है। यह एक गतिविधि संचालित दृष्टिकोण है। शिक्षक क्या करता है इसमें कि शिक्षार्थी की क्षमता के अनुसार उसकी क्षमता को देखकर शिक्षण सामग्री और प्रक्रिया को एडजस्ट करता है, समायोजित करता है और एक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करके छात्र की भागीदारी को बढ़ाता है और छात्रों के सीखने की ताकत और उनकी जरूरतों को समझते हुए उनको पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है, अलग अलग नीतियां अपनाता है। तो इसे विभेदित निर्देश कहा जाता है। चयनात्मक निर्देश क्या होता है कि सीखने की और भी जो भी सामग्री है, जितनी भी सामग्री, उसमें से चुनना, उपयुक्त सामग्री को चुनकर पढ़ाना। सटीक शिक्षण क्या होता है? यह सीखने के परिणाम को अधिकतम करने के लिए इससे शिक्षित किया जाता है कि इसका फ्लुएंसी बढ़े, उसका फ्लो बढ़े, जितना ज्यादा सीखे। और त्रुटिहीन निर्देश में क्या होता है कि बच्चों को सही ढंग से और गलती रहित, मतलब जिसमें त्रुटि ना हो ऐसा रिएक्शन दे, इसके लिए सिखाना या निर्देशन देना या प्रोत्साहित करना। यह हो गया। तीसरा क्वेश्चन है मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग which is antecedent stage of learning। antecedent मतलब comes prior, antecedent मतलब कि learning का प्रायर स्टेज है। antecedent सीखने का पहला चरण, या तो ये क्या है? स्पेसिफिक स्टेज ऑफ। मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव या अनुरक्षण भी हम कहते हैं जिसको। तो ये जो है ना मेंटेनेंस या रख रखाव जिसको हम कहते हैं, ये कौन सा स्टेज का एंटीसीडेंट है? तो इसका पहले आंसर हम लिख दें। इसका आंसर है जनरलाइजेशन। ओके, जिसको हम सामान्यीकरण भी कहते हैं। यहाँ पर होगा सामान्यीकरण और इसको हम यहाँ टिक करते हैं जनरलाइजेशन। ठीक है। ये क्या है? लर्निंग का मतलब क्या होता है? लर्निंग का मतलब होता है, लर्निंग मीन्स परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा कि लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर that occurs as a result of experience with the environment. It is not passive. Learning is not a passive process. It is an active process, or it is not as you tell something to the child and he will learn it. It is learning requires interaction, continuous interaction and experience with the environment. So learning in case of all persons proceeds through 5 stages के through. First is acquisition first stage is of learning. Okay, so during this stage person learns new tasks. Second stage is fluency or proficiency. In this stage person learns to perform new tasks with higher degree of accuracy. Proficiency मतलब कि higher degree of accuracy acquire करना।
Third is maintenance. Maintenance, during this stage, person is able to perform the task independently, even after teaching has ended. Okay, so he can do the task independently. And fourth stage is generalization. During this stage, person learns to generalize the learned skill or task to other situation or environment. So whatever he has learned, now he applies his learning in other situations, in new situations. So he is able to perform the task in the situation which he had learned. The last stage is adaptation. Adaptation, during this stage, learner applies previously learned skill in a new area of application without direct instruction or गाइडेंस. यहाँ पर उसको कोई गाइडेंस नहीं मिलता, वो अडॉप्ट कर लेता है. सो हियर आंसर इज द जनरलाइजेशन एंड ये हो गया आपका मेंटेनेंस का मतलब कि रख रखाव सीखने का विशिष्ट चरण है जो कि सीखने के 10 चरण का पूर्ववर्ती है. मतलब यहाँ पर सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है मेंटेनेंस. अभी मैंने बताया ना, हिंदी में भी बता दे रही हूँ. सीखना का अर्थ क्या है? व्यवहार में परिवर्तन. लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जो कि पर्यावरण के साथ अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है. तो ये जो लर्निंग है या सीखना जो है एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है. ये ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को कुछ बताते हैं और उससे सीख जाता है. सीखने के लिए क्या जरूरी है? पर्यावरण के साथ इंटरैक्शन, अंतःक्रिया और अनुभव की भी जरूरत होगी. केवल टीचर के बोलने से ही नहीं सीखता है बच्चा, बल्कि उसे वातावरण के साथ, पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया और अनुभव की आवश्यकता होती है. तो कोई भी बच्चा जब कुछ भी कोई व्यक्ति सीखता है तो 5 चरण से गुजरता है. पहला चरण है अधिग्रहण, जिसके द्वारा व्यक्ति एक नया चीज अधिग्रहण करता है, सीखता है. दूसरा है प्रेरणा, या इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा नए कार्य को उच्च स्तर पर सटीकता से सीखता है. तीसरा चरण है रखरखाव. इसमें शिक्षण समाप्त होने के बाद भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करता है. चौथा चरण है सामान्यीकरण. इस दौरान व्यक्ति क्या होता है? जो भी सीखता है उसको अन्य स्थिति के लिए वातावरण में उसको प्रयोग करना, सामान्य करना सीखता है. उसके बाद वह उन परिस्थितियों के अलावा अन्य स्थिति में भी कार्य करना सीखता है. और अंतिम चरण है अनुकूलन, जिसे एडाप्टेशन कहते हैं. इस चरण में शिक्षार्थी बिना मार्गदर्शन के अपनी पहले से सीखा हुआ चीज को लागू करता है. ठीक है, तो रखरखाव सीखने का विशिष्ट चरण है, जो कि क्या है? सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है. पूर्ववर्ती मतलब पहले आता है, सामान्यीकरण के पहले आता है पूर्ववर्ती. यहाँ पर है. ठीक है, अगला क्वेश्चन. ये सब क्वेश्चन आप समझ लेंगे. तो 2019 का क्वेश्चन तो रिपीट होता है, तो इसमें चांसेस है कि रिपीट होगा. ज़ेज़ोंग, जिसे ज़ेज़ोंग भी बोलते हैं, ज़ेज़ोंग इंग्लिश में बोलते हैं. तो ज़ेज़ोंग का क्या मानना है? ज़ेज़ोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटररिलेटेड और इंटीग्रेटेड. तो ज़ेज़ोंग सेज दैट बोथ आर इंडिपेंडेंट. कॉग्निशन एंड इमोशन क्या है? अनुभूति और भावना. Both are different. They are independent. ज़ेज़ोंग was an American social what happened? It is not working. Let me. American social psychologist. Okay, he is known for his crucial contribution in the field of social and cognitive process. So according to ज़ेज़ोंग, cognition and emotion are independent. He justifies his belief by stating that all emotions, जितने भी emotions हैं, does not involve deliberate thinking. सारे emotions में thinking नहीं होती है.
कभी कुछ कुछ इमोशंस बिना सोचे समझे भी जाहिर हो जाते हैं। सम इमोशंस स्किप थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो सम इमोशंस थिंकिंग के बिना आ जाते हैं, अकर सेपरेटली फ्रॉम आवर कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन पे अबाउट देम। इसीलिए कहते हैं ना कि सब कोई कहता है जब आप परेशान होते हैं, आपके इमोशंस जब किसी को ज्यादा निकल के आता है तो लोग बोलते हैं आप समझदार हो, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये सारा क्योंकि आप बिना सोचे जब आपके इमोशंस आ जाते हैं तो इस तरह का आपको सुनने को मिलता है। इमोशंस आर ग्लोबल इन नेचर एंड कॉन्ट्रास्ट टू कॉग्निशंस, so they are contrast to cognition. So according to his emotion and cognition, जॉर्ज का कहना है कि इमोशन और कॉग्निशन दोनों अलग हैं। रिसर्च हालांकि नया रिसर्च जो आया है वो इससे अलग होता है, वो बोलता है कि कॉग्निशन और इमोशन इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन हमें नया रिसर्च से मतलब नहीं है। आई हैव यहाँ तो पूछा गया है जॉर्ज के विचारों को ना, तो वो मानते हैं कि इंडिपेंडेंट है। इमोशन क्या है? मेंटल स्टेट जो कि आपके डर से, एंगर से, लव से एसोसिएटेड होता है। और कॉग्निशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड सेंसेस। तो यहाँ नॉलेज है, यहाँ पर आपके इमोशंस है, मेंटल स्टेट है जो कि कभी भी आउटबर्स्ट हो सकता है, ठीक। और इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि पीपल आर थिंग्स और पीपल हाईली कनेक्टेड एंड इंटीग्रेटेड, थिंग्स और पीपल brought together, and interdependent things and people are extremely dependent on each other. तो जजों के अनुसार ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमें चूंकि जजों का ही पूछा गया है इसलिए वी हैव टू से अबाउट दैट। तो इसमें क्या है कि स्वतंत्र, इसका आंसर होगा जजों का मानना है कि ये स्वतंत्र होते हैं। अब वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्षेत्र में जजों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उनका मानना है कि अनुभूति और भावना स्वतंत्र है। और यह कहकर उन्होंने कहा कि सभी भावना में सोच नहीं शामिल होती है, कभी कभी कुछ भावना सोच मस्तिष्क का जो सोच वाला हिस्सा है उसको छोड़कर प्रकट हो जाती है। और अनुभूति के विपरीत भावनाएं क्या है कि भावनाओं का जो नेचर है जो वो वैश्विक है, मतलब वर्ल्ड में सभी जगह इमोशंस होते हैं, ऐसा नहीं है। तो उनके अनुसार भावना और अनुभूति अलग है, लेकिन अभी नया रिसर्च में जो की आलोचना हुई है और उनका कहना है कि भावना और अनुभूति में अन्योन्याश्रित संबंध है। भावना क्या होता है? भावना तो प्रेम, क्रोध ये सब स्थिति है। अनुभूति क्या है? अनुभव और इंद्रियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और परस्पर मतलब एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं। एकीकृत का मतलब होता है चीजें या लोग एक साथ लाए गए। और अन्योन्याश्रित जब लोग एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। तो जॉर्ज के विषय मतलब विचारों के अनुसार भावना और ज्ञान जो है, अनुभूति जो है वो स्वतंत्र है। ए टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रेन by demonstration of task to correct the performance of an already learned task. He is using the method of teaching. एक टीचर क्या कर रहा है कि he is teaching the children demonstrating of a task to correct performance. तो वो क्या कर रहा है कि जो कि बच्चों ने पहले से सीख किया है, पर एक कार्य प्रदर्शन को सही करने के लिए एक कार्य के प्रदर्शन के द्वारा बच्चों को सिखा रहा है। मतलब he is performing a work before the children to teach the children which they have already learned. So what he is doing here? So he is modeling here. Okay, he is वो यहाँ पर मॉडलिंग कर रहा है ना, पढ़ा रहा है। कौन सा? जो कि बच्चों को कौन सी शिक्षण पद्धति का प्रयोग कर रहा है, कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर रहा है। वी हैव टू से दैट। सो टीचर प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल। टीचर का रोल बहुत क्रूशियल है इन मोल्डिंग द बिहेवियर ऑफ students because learning is modification of behavior. So this shaping of behavior is achieved through planning and dedication. So a teacher is using modeling method of teaching. Modeling method of teaching, which refers an instructional strategy in which teacher demonstrates concepts and students learn through observation. So demonstration के द्वारा दिखा रहा है।
So teacher gives importance to observation and imitation to the learning process, creates a proper learning environment, teaching learning environment to meet specific goals, and ensures systematized efforts for the desired modification of behavior. And other words are described as observation, the process of observing something, देखना, especially to learn, कोई चीज को सीखने के लिए देखना. Correction is the process of rectifying an error or mistake, error को ठीक करना. Imitation is the process of copying the style. तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है? मॉडलिंग कर रहा है, क्योंकि शिक्षार्थी के व्यवहार को सुधारने में टीचर का बहुत बड़ा रोल है. और यह रोल जो है वो क्या करता है, यहाँ पर शिक्षक जो है वो व्यवहार का या आकार, योजना और समर्पण के माध्यम से करता है. तो शिक्षण की मॉडलिंग पद्धति का प्रयोग कर रहा है. ठीक है. मॉडलिंग पद्धति में क्या होता है, जो एक निर्देशात्मक रणनीति को, स्ट्रेटेजी को संदर्भित करता है. इसमें सीखने की प्रक्रिया में अवलोकन और अनुकरण दोनों चीज है. इसमें टीचर करके दिखा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, तो बच्चे उसको देखकर सीख रहे हैं. तो इसमें ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और अनुकरण भी करेंगे. तो शिक्षार्थी के व्यवहार में वांछित सुधार के लिए व्यवस्थित प्रयास सुनिश्चित करता है. अवलोकन क्या है? किसी चीज को देखकर सीखने की प्रक्रिया. और सुधार किसी त्रुटि को सुधारना, गलती को. और नकल क्या है? दूसरों की शैली को नकल करना. तो शिक्षक क्या कर रहा है? पहले से जो सीखा हुआ कार्य है उसको सही करने के लिए फिर बच्चों को वह कार्य को प्रदर्शन के द्वारा सिखा रहा है. पहले से सीखा हुआ है उसको फिर प्रदर्शन के द्वारा सिखा रहा है, इसलिए इसे मॉडलिंग कहते हैं. मॉडलिंग मेथड ऑफ टीचिंग. According to Mann and Janis, according to Mann and Janis, decision maker children analyze the problem, list the alternatives, and weigh each option for its advantage and disadvantages. His behavior reflects what does decision maker children क्या कर रहे हैं. They analyze the problem, they list the alternatives and weigh each option for its disadvantage and disadvantage. तो ये एडविन जैनिस एंड जैनिस का नाम पूरा था एडविन जैनिस और मान का पूरा नाम था लियोन मान. ठीक है, लियोन मान. ओके. तो इरविंग जेनिस और लियोन मान, ये जो दोनों थे ये साइकोलॉजिस्ट थे who proposed the model of decision making. So who proposed the model of decision making in which they advocate model of decision making. Model of डिसीजन मेकिंग इज गिवन. कौन दिया था? ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना. डिसीजन मेकिंग. पेन अच्छा से काम नहीं कर रहा. तो इन विच दे एडवोकेट दैट अबव मेंशन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो है सर्विलांस, विजिलेंट, आउटगोइंग of children reflect their vigilant behavior. So it is ideal pattern of decision making which results in high quality decisions. So vigilant decision making में क्या होगा? Behavior reflects vigilant decision making. So answer is vigilant. Okay? जिसको कि हिंदी में चौकस कहते हैं. ये क्या बता रहा है? Systematized search for relevant information. Here children will search information in a systematic way. Detailed consideration of available alternatives. They will take in consideration all the available alternatives.
and allocation of sufficient time, and they will give sufficient time to understand each alternative and use them. Okay, they will give sufficient time to understand each alternative, to understand them and evaluate them. Then they will re-evaluate. First they give sufficient time to evaluate, then re-evaluate and review the data before making decision. So the answer is vigilant behavior. So vigilant people will do all these things. What do? They will do search for relevant information. They will do detailed consideration of available alternatives. They will give sufficient time in evaluating each alternative, and then they will re-evaluate and review the data before making decisions. Outgoing, what does outgoing mean? It refers to the person who is extrovert and socially confident. जो मस्त लोग होते हैं outgoing people, they have no complex, they will enjoy the company of people and they are extrovert. Autocratic, it refers to the person who solely govern the system, so they are strict persons. Surveillance means refers to the inspection of a suspected person. It is surveillance when you keep a strong vigil on suspected person. So this is the answer is vigilant. So we have understood the vigilant behavior. Now in Hindi, एबिंग जेनिस और लियोनमान के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का पहले विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और प्रत्येक विकल्प को उसके फायदे और नुकसान के लिए तौलते हैं। तो उनका यह व्यवहार क्या सिखाता है? चौकस होना, कि वो चौकस होते हैं, वो किसी चीज को ऐसे नहीं मान लेते हैं। तो इसमें इरविन जॉन्स और लियोनमान का एक जो वैज्ञानिक है, उन्होंने निर्णय लेने का एक मॉडल प्रस्तुत किया, मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये बच्चों की जो ये विशेषताएं हैं उनके सतर्क व्यवहार को, चौकस व्यवहार को दर्शाती हैं। यह निर्णय लेने का चौकस व्यवहार जो है निर्णय लेने का आदर्श पैटर्न है। सतर्क और चौकस निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या होता है कि जितने भी बच्चे होते, जो भी विकल्प मौजूद होता है, उन सभी विकल्पों पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाता है, फिर उसको प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन किया जाता है, उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाता है और निर्णय लेने के पहले डेटा का फिर से मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और समीक्षा की जाती है। ठीक है। और निवर्तमान का मतलब होता है वह व्यक्ति जो जिसको आउटगोइंग हमने कहा, जो सामाजिक रूप से बहुत आश्वस्त है, बहिर्मुखी है, लोगों से मिलता जुलता है, वो कॉन्फिडेंट है। निरंकुश वह व्यक्ति है जो पूरी प्रणाली को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, नियंत्रित करता है। और निगरानी होता है संदिग्ध व्यक्ति या अपराधी का निरीक्षण। इसलिए ये जो विशेषताएं दी गई हैं मान और जेनिस के अनुसार, वो बच्चों के सतर्क और चौकस व्यवहार को दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इन डैश थिंकिंग अ चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर इवेल्युएट्स द ट्रूथ ऑफ likelihood of statements। इसमें क्या हुआ कि क्रिएटिव, एस्थेटिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल। सो करेक्ट आंसर इज लॉजिकल। ओके, सो फर्स्ट let me take the answer, then I will explain. Answer is logical. Why it is logical? Logical thinking refers to the process of analyzing the situation. Situation is analyzed properly to draw a conclusion. In logical thinking, child as a problem solver, it is given in the question, child as a problem solver evaluates the truth or likelihood of statements. So the characteristics of logical thinking says that it increases child's capability to think creatively so that he can think of new ideas, incorporates logic into child's thinking process,
makes the child able to think in a disciplined manner, emphasizes the to organize thoughts together to arrive a solution. So logical thinking is correct answer for child as a problem solver who evaluates the truth or likelihood of statements. What is about creative thinking? Creative thinking refers to the ability to come up with novel solutions to a problem. New solutions, many solutions to a problem. Abstract thinking. What is abstract thinking? It refers to the ability to understand the things when they are not present. So, I have said earlier also, the abstract thinkers are poets, painters. They imagine the things and make the write the poem, make the painting. So they are abstract thinkers. Their imagination is so broad that without seeing the things, they can write about them. Aesthetic thinking refers to the ability to appreciate the beauty of nature. So answer is logical thinking. अब हिंदी में क्या है कि तार्किक सोच में, इसका आंसर होगा ये तार्किक सोच में एक बच्चा समस्या समाधान करता के रूप में कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन करता है। यहाँ पर देखिए समस्या का समाधान करता के रूप में, तो यहाँ पर बच्चा को क्या है कि तार्किक सोच है। तार्किक सोच क्या करता है कि वो बच्चे को बाध्य करता है या इस ओर ले जाता है कि वो स्थिति का विश्लेषण करे। तार्किक सोच में एक बच्चा समाधान कर्ता के रूप में कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, क्योंकि बच्चे की रचनात्मक सोचने की क्षमता बढ़ती है इससे। तर्क को बच्चे को सोचने की प्रक्रिया में शामिल करता है और बच्चे अनुशासित तरीके से सोचते हैं और समाधान पर पहुंचने के लिए कई विचारों को एक साथ व्यवस्थित करते हैं। इसलिए तार्किक सोच के बारे में ये कथन है। सौंदर्यवादी सोच क्या होता है? वो प्रकृति की सुंदरता की सराहना को क्षमता को दर्शाता है। सामान्य सोच क्या है? जैसे सार कहते हैं, ये चीजों को समझने की क्षमता को बताता है भले ही वो मौजूद नहीं है। मतलब ये अमूर्त चिंतन, यहाँ पे सार को हम एक चीज और लिख सकते हैं, अमूर्त सोच, अमूर्त चीजों के बारे में सोचने के लिए की क्षमता जो कि मौजूद नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। और रचनात्मक सोच क्या है? जो किसी नई चीज के बारे में किसी नया समाधान, किसी समस्या के कई समाधान, कई नए सिचुएशंस को लाता है। क्वेश्चन नंबर 8, द टास्क which children get experience while enjoying themselves is known as। तो उसमें क्या है, कौन सा टास्क है जिसमें बच्चे क्या करते हैं? एक गेट एक्सपीरियंस वाइल एंजॉइंग देमसेल्व्स एज is known as drill and practice task, consumer type task, producer type task and problem type task. So drill and practice task says that it is a such task in which students are included, students are absorbed to do practice, to do any task many times. So it is drill and practice task. And consumer type task is that in which children get pleasure, enjoy themselves in doing that task. So it is called consumer type task. So our question's answer is consumer type task, because in such task children enjoy. So whatever we are as a consumer, we enjoy. Now whatever we consume, we enjoy. So task which students or children enjoy is called consumer type task. And ये क्वेश्चन बार बार आया है। प्रोड्यूसर टाइप टास्क इज दैट टाइप ऑफ टास्क इन विच चिल्ड्रन produce something, so they take pain of doing that. And problem type task they do to solve the problem. तो जिस कार्य में बच्चों को आनंद का अनुभव प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं उपभोक्ता प्रकार का कार्य। क्यों? क्योंकि ड्रिल और अभ्यास कार्य में क्या होता है, किसी भी
कार्य में बच्चों को बार बार अभ्यास और दोहरा कर ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, बार बार प्रैक्टिस कराया जाता है। तो इसलिए बच्चों को आनंद उसमें उतना नहीं आता है। बच्चों को आनंद किस में आता है? जो वो उपभोक्ता के रूप में कार्य करते हैं, मतलब जिसको वो एंजॉय करते हैं करने में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट वन। मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज simultaneous use of visual, auditory, tactile and the senses of enhanced learning. So it is sensory learning. So multi-sensory approach, what is it? In this type of approach, counselor helps children to use multiple senses. So visual मतलब vision, auditory listen, tactile touch, and here it will be kinesthetic. It is activity based senses, so it enhance learning. So use their multiple senses in teaching refers multi-sensory technique to make children learn through more than one sense. So they can learn by using more senses. So they can feel, they can hear, they can touch. So they can learn through these senses. So it is simultaneous use of visual, auditory, tactile, kinesthetic senses to enhance learning. These tools enrich learners' knowledge by activating all the senses. मतलब hearing, vision, tactile, recognition, activity, shared reading, sandpaper letters. Example of multi-sensory technique. Kinesthetic sense is concerned with the sensory awareness of the position and movement. It is related to the movement of body. Movement of own body and position of own body. Vestibular is related to ear. Concerned with the perception. No, vestibular is, yes, concerned with perception of keeping the body upright, keeping the body upright while standing, शरीर को सीधा खड़ा रखना, while it is called vestibular. And perceptual, it is concerned with ability to gain understanding about something through senses. Perception करना, किसी चीज को समझना, understanding about senses से, जैसे what we perceive. Sometimes we perceive smell, sometimes we hear some gossip. So we perceive through our senses, ear, nose, by touch also. And observational senses, it is concerned with the act of observing something. So answer is kinesthetic. So in kinesthetic sense, what? So all these senses are given already: visual, auditory, tactile and kinesthetic sense, which is related to the movement of the body. So all sense enhance learning. शिक्षण अधिगम में बहुसंवेदी दृष्टिकोण दृश्य का एक साथ उपयोग है। सीखने को बढ़ाने के लिए सुनना, श्रवण, स्पर्श करना और काइनेस्थेटिक, जिसको कि क्रियात्मक कहते हैं, क्रियात्मक काइनेस्थेटिक को बॉडी का मूवमेंट जिसमें है। ठीक है, तो ये क्रियात्मकता को बताता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये दृष्टिकोण जो है हमें ये बताता है कि काउंसलर बच्चों को उनको विविध इंद्रियों का उपयोग करने में मदद करता है, जो भी है, और एक से बच्चों को एक समय में एक से अधिक कार्य करने के लिए अधिक कार्य करता है और अधिक अर्थ के माध्यम से बहुसंवेदी तकनीक का उपयोग करता है। मतलब बहुसंवेदी मतलब जितने सेंस ऑर्गन्स है, मैक्सिमम सेंस ऑर्गन्स को यूज करके सीखना, जैसे सीखने को बढ़ाने के लिए देखना, सुनना, छूना और गतिज इंद्रियां, मतलब हाथ पैर की गति, बॉडी का मूवमेंट, ये सारे सबका एक साथ उपयोग करना। ये सभी उपकरण जैसे सुनना, देखना, पहचानना, ये को सक्रिय करने से
बच्चे का ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब मिल के पढ़ते हैं या सैंड पेपर पर हम कुछ काम करते हैं, ये बहुसंवेदी तकनीक के उदाहरण है। तो काइनेस्थेटिक जो होता है ना, उसको हम कहते हैं शरीर की स्थिति और गति के बारे में संवेदी जागरूकता। मतलब हम अपने बॉडी को कंट्रोल करें, बॉडी के मूवमेंट को किस तरह से करें, ये सारी चीजों को करना। फिर वेस्टिबुलर सेंस में खड़े होने बैठने, इसको हम कर्ण कोटर नहीं होते, कर्ण कोटर हिंदी उतना समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम वेस्टिबुलर ही रहने देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना। कर्ण कोटर से कान कभी कभी समझ में आता है। वेस्टिबुलर का शरीर को स्ट्रेट रखना, शरीर को सीधा रखने की धारणा से संबंधित है। और धारणात्मक क्या है कि इंद्रियों के माध्यम से किसी चीज को समझने की क्षमता, और ऑब्जर्वेशनल से कि किसी को देखने, किसी चीज को देखकर समझने की प्रक्रिया। तो इस तरह से ये इसका आंसर होगा काइनेस्थेटिक, जो शरीर के संबंधों, शरीर की गति से संबंधित है। तो दैट्स ऑल। ये 2019 का सारा शिक्षा और बाल विकास के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। ये दिसंबर के क्वेश्चंस है, अब मैं जुलाई के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। थैंक यू।